हे हेलो, कैसे हो आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज लाइफ प्रोसेसेस। बायो शुरू नहीं की, भूत प्रेत पहले ही आगे देखने। सो लाइफ प्रोसेस की बात करते पहले हम डेफिनेशन देखते कि होता क्या लाइफ प्रोसेस। कोई भी ऐसे प्रोसेस जो हमारी बॉडी की फंक्शनिंग को मेंटेन करने के लिए काम आते हैं और हमारे सर्वाइवल के लिए जरूरी है, दे आर नोन एज लाइफ प्रोसेसेस। द प्रोसेसेस विच मेंटेन आवर बॉडी फंक्शनिंग एंड essential for survival are known as life processes. So there are several life processes, but according to our syllabus हमें 4 life process पढ़ने हैं, that is nutrition, respiration, transportation and excretion. So one by one करके हम इनको डिटेल में देखेंगे। पहले हम बात करते हैं न्यूट्रिशन की। अब हम बात करते हैं फर्स्ट लाइफ प्रोसेस की, दैट इज न्यूट्रिशन। सो न्यूट्रिशन होता क्या है? न्यूट्रिशन इज प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड, मतलब खाना खाना किसके लिए खाना? फॉर दी एनर्जी। सो प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड यूटिलाइज इट फॉर एनर्जी इज नोन एज न्यूट्रिशन। नाउ देयर आर 2 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, और वी कैन से देयर आर 2 मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, दैट इज ऑटोट्रोफिक एंड हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन। अगर हम बात करें ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन की, ऑटो मीन्स सेल्फ, troph means nutrition. So the nutrition in which organisms make their own food is known as autotrophic nutrition. ये कुछ उसी तरह से बात है, प्यार किया और उसी से शादी की, so that किसी पे डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है। जिससे प्यार किया आपने खुद ने सारा कुछ कर दिया। लेकिन हेटेरोट्रोफिक के केस में क्या होता है, यहां पर दूसरों पर डिपेंडेंट रहते हैं। लाइक अगर मान लो कि अब प्यार वाला सीन तो खत्म हो गया, कुछ हुआ नहीं, बाद में पेरेंट्स को कहते हैं हमसे हमारे बाहर की बात है, आप ही देखो किसको देखना है। सो अरेंज मैरिज के केस में हम क्या रहते हैं? दूसरों पे डिपेंडेंट रहते हैं एक तरह से। सो दैट इज हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन, कि यहाँ पे हेटेरो मीन्स अदर्स, ट्रोफ मीन्स न्यूट्रिशन। दैट मीन्स यहां पर इस टाइप के न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिजम्स क्या होंगे? दूसरों पर डिपेंडेंट रहेंगे, किसके लिए? फॉर देयर फूड रिक्वायरमेंट, एंड दैट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज नोन एज हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन। और जो ऑर्गेनिजम्स ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं, दे आर नोन एज ऑटोट्रोफ्स, और जो हेटेरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं, दे आर नोन एज हेटेरोट्रोफ्स। अगर हम बात करें एग्जांपल्स की, यहां पे ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन कौन शो करते हैं? दैट इज ग्रीन प्लांट्स। केवल ग्रीन प्लांट्स ही क्यों, वो भी हम बात करेंगे अभी। अगर हम बात करें हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन की, दैट इज शोन बाय, हम सभी को पता है, ह्यूमन बीइंग्स। हम अपनी फूड रिक्वायरमेंट्स के लिए दूसरों पर डिपेंडेंट रहते हैं, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल्स हो, उन पे डिपेंड करते हैं। प्लांट्स पे जो डिपेंडेंट रहते हैं अपनों को पता है हर्बीवोरस, अगर केवल जो होते हैं एनिमल्स पर करते हैं दैट इज कार्निवोरस, दोनों पर करते हैं दैट इज ओमनिवोरस। अब हम बात करते हैं ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमने ये तो बता दिया कि क्या होता है कि वो खुद से खाना बनाएंगे, बट कैसे बनाएंगे? विद द हेल्प ऑफ प्रोसेस नोन एज फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? फोटो का मतलब होता है लाइट, सिंथेसिस मींस टू फॉर्म। क्या फॉर्म करेगा? फूड। सो ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर लाइट की हेल्प से हम फूड को फॉर्म करेंगे, दैट इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। हम नहीं, मतलब ग्रीन प्लांट्स, ठीक है। अब यहां पर फोटोसिंथेसिस की रिक्वायरमेंट क्या हो सकती है? अभी हमने बात की, एक तो क्या हुआ? सनलाइट। और सनलाइट ऐसे ही थोड़ी कोई तो एब्जॉर्ब करेगा, उसको कौन ट्रैप करके एब्जॉर्ब करेगा? दैट इज क्लोरोफिल। सो ये तो हमारे पास फैक्टर्स है, कंडीशंस है जिसके अंडर वो रिएक्शन होगी, लेकिन यहाँ पे कोई ना कोई तो रिएक्टेंट्स होंगे। अगर हम बात करें यहाँ पे रिएक्टेंट्स की, तो कौन होंगे? इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। कौन कौन से? H2O दैट इज वाटर एंड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। सो यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स क्या है फोटोसिंथेसिस के लिए? सनलाइट, क्लोरोफिल, H2O एंड CO2। अब ये प्लांट को मिलेगी कैसे? ये फुलफिल कैसे करेगा? सनलाइट पता है हमें कहां से मिलेगी? विद द हेल्प ऑफ सन। और किसके थ्रू एब्जॉर्ब होगी? क्लोरोफिल के थ्रू। अगर हम बात करें क्लोरोफिल कहां पे प्रेजेंट होगा? ये क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होगा। क्लोरोप्लास्ट कहां पे होगा? लीफ में होगा। और कहां पे होगा? अभी हम उसको देखेंगे। अगर हम बात करें वाटर की, वाटर कहां से? सोइल से, बट किसके थ्रू? रूट्स के थ्रू। अगर हम बात करें CO2 की, तो ये कहां से लेगा? एनवायरमेंट से। और किसके थ्रू? स्टोमेटा के थ्रू। अब स्टोमेटा क्या होता है? स्टोमेटा क्या होता है? एक ओपनिंग होती है, दिस ओपनिंग, दिस इज नोन एज स्टोमेटल पोर, विच इज गार्डेड बाय 2 V शेप्ड गार्ड सेल्स। ये आप देख पा रहे हो, ये क्या है? गार्ड सेल्स।
सो यहाँ पे हमारे पास स्टोमेटा क्या है, 2 गार्ड सेल्स है विच इज गार्डेड बाय 2 गार्ड सेल्स और बीच में स्टोमेटल पोर है। अब जो गार्ड सेल्स है वहां पे ये आप ग्रीन स्ट्रक्चर देख पा रहे हो, दिस इज न्यूक्लियस, और गार्ड सेल्स के अंदर ये ब्लैक डॉट्स देख पा रहे हो, दिस इज क्लोरोप्लास्ट, दीज आर क्लोरोप्लास्ट, जिसके अंदर क्या होगा, क्लोरोफिल। अब हम बात करते हैं, हमने ये तो बात कर ली कि यहाँ पे क्लोरोफिल, स्टोमेटा क्या होगा, अभी हमने बात की सनलाइट सन से मिल जाएगी, क्लोरोफिल होगी क्लोरोप्लास्ट में, और क्लोरोप्लास्ट कहाँ होगा, मैंने बताया था आपको लीफ में। सो हम देखते लीफ में भी कहाँ पे होगा, हम ट्रांसवर्सल सेक्शन ऑफ लीफ की बात करें अगर, तो ये ट्रांसवर्सल सेक्शन ऑफ लीफ है, ये आप देख पा रहे हैं अपर स्ट्रक्चर, दिस इज नोन एज अपर एपिडर्मिस, and this is known as lower epidermis. अपर एपिडर्मिस के ऊपर भी एक लेयर होती है वैक्सी लेयर, दिस इज नोन एज क्यूटिकल, और लोअर एपिडर्मिस के सेल्स के बीच में कुछ स्पेशल सेल्स होते हैं जो कौन होते हैं, स्टोमेटा, अभी हमने उसकी बात की थी। और अपर एपिडर्मिस एंड लोअर एपिडर्मिस के बीच का जो रीजन होता है उसको हम बोलते हैं मीजोफिल। मीजोफिल के अंदर 2 टाइप्स के सेल्स देखने को मिलते हैं, ऊपर वाले जो इलोंगेटेड सेल्स होते हैं दे आर नोन एज पैलिसेड पैरेन्काइमा, और पैलिसेड पैरेन्काइमा के जस्ट नीचे स्फेरिकल शेप्ड सेल्स होते हैं, दे आर नोन एज स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। सो अगर हम ट्रांसवर्सल सेक्शन ऑफ लीफ की बात करें तो हमारे पास यहाँ पे अपर एपिडर्मिस है जो किससे कवर्ड है, क्यूटिकल से, और लोअर एपिडर्मिस है जहां पर स्पेशल सेल्स बने हुए स्टोमेटा, और बीच का जो रीजन होता है अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस के बीच का रीजन, उसको हम मीजोफिल बोलते हैं। मीजोफिल में 2 टाइप के सेल्स होते हैं, ऊपर वाले इलोंगेटेड सेल्स को पैलिसेड पैरेन्काइमा बोलते हैं, नीचे वाले सेल्स को स्पॉन्जी पैरेन्काइमा बोलते हैं। अब पैलिसेड पैरेन्काइमा सेल्स है और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा सेल्स है, उनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट, और स्टोमेटा में भी एज मैंने अभी आपको बताया था वहां पे भी क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट। सो मीजोफिल वाले रीजन में मेनली क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल। अब अभी हमने बात की क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है, वो भी कहां पे होता है, अभी हम उसको भी देखते हैं। इवन 9th क्लास में आप उस स्ट्रक्चर को पढ़ चुके हो, बट स्टिल हम एक बार वापस से देखते हैं। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, दिस इज आउटर मेम्ब्रेन and this is inner membrane, और अंदर जो इसके फ्लूइड प्रेजेंट होता है, दिस वन ग्रीन डॉट्स देख पा रहे हो, दिस इज नोन एज स्ट्रोमा, दिस इज नोन एज स्ट्रोमा। और स्ट्रोमा के अंदर काफी सारी डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं, ये एक डिस्क है, ये एक डिस्क है, ये एक डिस्क है, ये कुछ उस तरह से समझने की कोशिश करो। मान लो एक कॉइन है, कॉइन के ऊपर कॉइन, कॉइन के ऊपर कॉइन, कॉइन के ऊपर कॉइन, एक ढेरी बना दी, पाइल बना दी। तो जो एक कॉइन है, मानो ये एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है, सिंगल वन, ये एक सिंगल वन है, उसके ऊपर भी एक और स्ट्रक्चर है डिस्क लाइक, उसके ऊपर भी एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है। जो सिंगल है दिस वन, इसको हम अकेले को क्या बोलेंगे, थाइलाकोइड। सो थाइलाकोइड के ऊपर थाइलाकोइड, थाइलाकोइड के ऊपर थाइलाकोइड, पूरी की पूरी ढेरी, पूरी की पूरी जो पाइल है, दिस वन, दिस इज नोन एज ग्रेना, दिस इज नोन एज ग्रेना। अब क्या होता है, जो एक ग्रेना है इसका कोई ना कोई एक थाइलाकोइड दूसरे ग्रेना के कोई ना कोई एक थाइलाकोइड से कहीं ना कहीं से अटैच होता है, और जो अटैचमेंट होता है जिससे वो अटैच होता है उसको हम बोलते हैं लैमिला, उसको हम बोलते हैं लैमिला। और हम बात कर रहे थे क्लोरोफिल। सर अब क्लोरोफिल कहां पे प्रेजेंट होता है, जो थाइलाकोइड है, थाइलाकोइड के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल। सो हमने बात की फोटोसिंथेसिस की 4 रिक्वायरमेंट है। हमने ये देखा कि क्लोरोफिल कहां प्रेजेंट होगा, क्लोरोप्लास्ट में, वो भी कहां पे होगा, थाइलाकोइड में। क्लोरोप्लास्ट कहां पे होगा, लीफ में, लीफ में भी कहां पे होगा, मीजोफिल रीजन के अंदर, और स्टोमेटा के अंदर भी देखने को मिलता है। लेकिन अभी हमने ये बात की कि जो फोटोसिंथेसिस होता है, अभी तो हमने जस्ट जनरल सा प्रोसेस देखा,
लेकिन ये इतना सिंपलेस्ट प्रोसेस नहीं होता। अभी हम इसको डिटेल में देखेंगे पूरा का पूरा प्रोसेस होता कैसे है। सो पहला हम बात करते हैं यहाँ पे इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, बट ये इतना सिंपल प्रोसेस नहीं है। अब हम देखेंगे पूरा का पूरा प्रोसेस डिटेल के अंदर। सो इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, हमारे पास 3 इवेंट्स होते हैं फोटोसिंथेसिस के। फर्स्ट के अंदर क्या होता है, जो सनलाइट है, सोलर एनर्जी है, वो सोलर एनर्जी को क्या करेगा, ट्रैप करेगा। और किसकी हेल्प से करेगा, ऑब्वियसली क्लोरोफिल, अभी आपको बताया था मैंने। अब सेकेंड स्टेप में क्या होगा, जो सोलर एनर्जी है, जो लाइट एनर्जी है, उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, केमिकल एनर्जी। ऐसा क्या हुआ, वहां पे क्या होगा, स्प्लिटिंग होगी, डीकंपोजिशन होगा वाटर मॉलिक्यूल का। क्योंकि हमने सनलाइट की यहाँ पे बात कर ली, क्लोरोफिल की बात कर ली, अब वाटर की बात करेंगे। उसका सेकेंड स्टेप में क्या होगा, डीकंपोजिशन होगा, ब्रेक डाउन होगा। कैसे, जो हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल है ये ब्रेक हो जाएगा हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में, ये ब्रेक हो जाएगा सेकंड स्टेप में हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में। अब थर्ड स्टेप में क्या होगा, क्योंकि हमने सनलाइट की बात कर ली, क्लोरोफिल की बात कर ली, वाटर की बात कर ली, नाउ वी आर रिमेनिंग विद द CO2। अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, CO2 का रिडक्शन ऑफ CO2। रिडक्शन क्या होता है, फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं, या तो क्या हो जाए, हाइड्रोजन ऐड हो जाए, या क्या हो जाए, ऑक्सीजन रिमूव हो जाए। तो यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन ऐड होगी, और वो हाइड्रोजन कहां से आ रही है, यहां से, सेकंड स्टेप वाले से। सो यहाँ पे क्या होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, और एट लास्ट हमें क्या मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट, दैट इज C6H12O6। बट अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे पास क्या प्रोडक्ट ये एक आया है, नहीं, ये वाला तो यहाँ पे यूटिलाइज हो गया था, बट सेकंड स्टेप में जो ऑक्सीजन बनी थी वो यूटिलाइज नहीं हुई थी। तो यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट, एंड प्रोडक्ट ये भी है और ग्लूकोज भी है। सो क्या हम यहाँ पे अब इक्वेशन देख सकते हैं, हमने क्या यूज किया, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस यूज किए, दैट वाज, मैं आपको यहाँ पे लिख रहा हूं, H2O प्लस CO2, और किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट एंड क्लोरोफिल, ये हमारे पास रिक्वायरमेंट थी। और एट लास्ट हमारे पास प्रोडक्ट क्या बने, ग्लूकोज C6H12O6 विच इज द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, और क्या एट एंड रिलीज हुआ, ऑक्सीजन। सो वी कैन राइट द इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइक दिस। अभी हमने पढ़ा लाइट एनर्जी अब्सॉर्ब की क्लोरोफिल ने, और सेकंड स्टेप में उसका डीकंपोजिशन हुआ वाटर मॉलिक्यूल का H2 और O2 में। जो H2 रिलीज हुई थी वो तो वापस से यूज हो गई थी, किसमें, रिडक्शन ऑफ CO2 में, और कार्बोहाइड्रेट हमें मिल गया था, और लास्ट में हमें कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन एज एंड प्रोडक्ट मिले, एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब यहाँ पे क्या होता है, जो फर्स्ट स्टेप है और सेकंड स्टेप है, वहां पे हमें सनलाइट की जरूरत पड़ी है, और यहां पे सनलाइट की जरूरत पड़ी है, तो इस स्टेप को हम क्या बोलते हैं, लाइट रिएक्शन, और वी कैन से एज लाइट फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस। और इस वाले स्टेप में थर्ड स्टेप को हम बोलेंगे डार्क रिएक्शन और डार्क फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस। और हमें पता होना चाहिए वहां पे लाइट एनर्जी को ट्रैप और एब्जॉर्ब करने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल की बात करें तो वो कहां पे होगा, क्लोरोप्लास्ट में। किस रीजन में होगा क्लोरोप्लास्ट के, थाइलाकोइड। अगर हम पूरा का पूरा बात करें तो वो स्टैक क्या है, ग्रेना। तो जो हमारी लाइट रिएक्शन होगी, दोनों के दोनों स्टेप होंगे, वो कहां पे होंगे, ग्रेना के अंदर। लेकिन जो डार्क रिएक्शन होगी वो कहां पे होगी, स्ट्रोमा में, which is the fluid part of chloroplast। So अभी हमने पढ़ा कि ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, और बाद में हमने फोटोसिंथेसिस देखा और इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस देखे। एक बात और यहाँ पे याद रखना कि जो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट, जो ग्लूकोज हमारे पास मिला है, यहाँ पे या तो ये यूज हो गया तो ठीक है, लेकिन अगर एक्सेस जो कि अभी यूज नहीं हो रहा इमीडिएटली उसी टाइम, तो ये स्टोर हो जाएगा। और प्लांट्स के अंदर जो ये स्टोर होगा, किस फॉर्म के अंदर ये स्टोर होगा, ये बात हमें ध्यान रखनी है, इट स्टोर्स इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। So this was all about autotrophic mode of nutrition। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, थैंक यू।